नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है अनुस्वार क्या है, अनुस्वार की परिभाषा क्या है, अनुस्वार की विशेषताएं और इन सब का संपूर्ण विवरण हम उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग मैंने यहाँ दोनों लिख रखा है, पर मैंने आज का ये जो टॉपिक बनाया है वो सिर्फ अनुस्वार पर बनाया है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो विसर्ग पर बनेगा। तो आज हम अनुस्वार के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो नहीं कि अनुस्वार की परिभाषा क्या होती है। नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे जिनके पहले स्वर आना जरूरी है अनुस्वार कहलाए। यानी एक तो जो ध्वनि है वो नाक के द्वारा बोली जाती है और नाक के द्वारा बोली जाने पर उसमें स्वर आना जरूरी है, वह अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार का हम विग्रह करते हैं तो इस तरह से होता है कि अनु धन स्वार। यानी अनु का अर्थ होता है पीछे, ये उपसर्ग शब्द है जिसका अर्थ होता है पीछे, और स्वार का अर्थ स्वर, यानी स्वर के पीछे आने वाली ध्वनि वो क्या कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है। जैसे अंगूर, अंगद, कंकण। अंगूर का हम वर्ण विश्लेषण करके देखते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा अनुस्वार कैसे लगता है। जैसे ए, ये अपने आप में स्वर है जैसा हम जानते हैं। फिर अंग, न की ध्वनि आ रही है इसमें, उसके बाद में यानी स्वर के बाद में जो अनुस्वार की ध्वनि है। फिर ग, और इसमें ग में ऊ की मात्रा, मतलब बड़ा ऊ लगा हुआ है। और र और र में ए, तब जाके ये अंगूर शब्द बना है और ये नए अनुस्वार की ध्वनि आ रही है। वैसे ही अंगद, कंकण, इस तरह से ये अनुस्वार के शब्द बने हैं। अब देखते हैं कि अनुस्वार का सांकेतिक चिन्ह क्या है। तो सांकेतिक चिन्ह ये होता है शिरोरेखा के ऊपर बिंदु। हिंदी में अनुस्वार ध्वनियाँ वो 5 तरह की होती है। अंग, य, अण, न और मैं। इसको ध्यान में देना है कि ये अड़ नहीं होगा। जैसे छोटी क्लासों में जब बताया, हम भी छोटे थे जब बताया जाता था क ख ग घ ड़, जबकि उस टाइम गलत पढ़ते थे। अब पता चला है कि ये अड़ नहीं है, ये अंग है, इसकी ध्वनि आएगी अंग। संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उससे पहले उसी वर्ग का पंचमा अक्षर लगता है। जैसे इसमें हिंदी में अनुस्वार 5 बताए हैं, अनुस्वार ध्वनियाँ 5 बताई है। वो हिंदी में अनुस्वार ध्वनियाँ 5 क्यों बताई है, क्योंकि वे संस्कृत से एज इट इज़ हमने हिंदी में ली है। तो संस्कृत में सेम यही ध्वनियाँ होती है 5, जो ये व्यंजन वर्ग की पंचमाक्षर होते हैं। तो इनको हम समझते हैं कि जैसे इसमें संस्कृत में बताया कि शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उससे पहले उसी वर्ग का पंचमा अक्षर लगता है। अंतिम कोई भी शब्द होता है उसका अंतिम अक्षर कोई होता है तो उसी अक्षर का पंचमा अक्षर यानी सबसे अंतिम वाला अक्षर उसमें आएगा, तब वह अनुस्वार ध्वनि आएगी। तो ये बताया है कि जैसे ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, वर्ग ये 1 2 3 4 5, इनको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं क च ट त प वर्ग। तो इसमें क वर्ग में पंचमाक्षर आएगा अंग, च वर्ग में य, ट वर्ग में ण, त वर्ग में न, प वर्ग में मैं। ये 1 2 3 4 5 अंग, अंग, य और ण, न, मैं, ये हुए पंचमा वर्ग, ये अनुस्वार वर्ग हो गए। अब जैसे क वर्ग का हम उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से अनुस्वार क वर्ग जो ये होता है उसमें अगर क वर्ग का अनुस्वार किस तरह से कोई शब्द में लगता है। जैसे ये शब्द है अंक, अंक। अब इसको हम जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे पढ़ते थे अड़ंग, तो हम भी सोचते थे ये कैसा शब्द है, पर अब समझ में आ रहा है ये आधा है, यानी अनुस्वार की ध्वनि और क ये पूरा है, तब बन के बना है अंग। तो इसमें क्या है कि जैसे ये अनुस्वार की ध्वनि आ ही रही है, फिर क इसके पीछे है पूर्ण आएगा और ध्वनि आ रही है तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या हुआ, अंग। क वर्ग का पंचमाक्षर हुआ अंग। तो अब इसमें पंचमा इसके अनुसार ध्वनि अंग, यही शब्द आएगा, यही वर्ण आएगा
अंग, तब जाके ये अंक शब्द बनेगा। इसी तरह से च वर्ग है, च वर्ग में जैसे ये शब्द बना है चंचू, तो इसमें चू आया है पीछे, तो च वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? य, तब जाके ये शब्द बनेगा चंचू। इसके साथ च के साथ अनुस्वार की ध्वनि का शब्द आएगा य, तब जाके ये शब्द बनेगा चंचू। इसी तरह से ट वर्ग का जैसे खंड शब्द है, तो खंड ड, ट वर्ग का ड है और इसका पंचमाक्षर अण, तो उसी शब्द का, जिस शब्द का इसमें बताया है, जैसे शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का अंतिम अक्षर ड है और उसका उसी वर्ग का पंचमाक्षर उण आ गया, तो ये बन गया खंड। इसी तरह से त वर्ग का संधि बन गया और प वर्ग का उदाहरण है दंभ। दंभ यानी भ, ये भ चौथा अक्षर है और उसी वर्ग का पंचमाक्षर क्या आ गया? मैं, तब ये बन गया दंभ। यानी किसी वर्ग का अगर अंतिम वर्ण है तो उसी वर्ग का पंचमा अक्षर उस वर्ण के साथ मिलकर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब है कि हिंदी के विद्वान उक्त नियम का पालन नहीं करते। अब ये तो आए हैं, ये तो हमारे तत्सम शब्द के रूप में, यानी कि संस्कृत से एज इट इज़ हमने हिंदी में ले लिए। पर अब हिंदी के विद्वानों का क्या, इन्होंने इस नियम को थोड़ा मुश्किल माना और उन्होंने अपना हिंदी में ही एक अपना नया नियम बनाने की सोची। तो इसमें आगे पढ़ते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यानी ये प्रसिद्ध भाषाविज्ञ है हिंदी के, तो उन्होंने और उनके सहयोगियों ने मिलकर कहा कि सभी पंचवर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। यानी ये सब जो ये आए हैं पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर लिखने की बजाय एक निश्चित लिपि चिन्ह बना लिया जाए जिसे अनुस्वार कहा जाए हिंदी में, और उसी का प्रयोग अगर हिंदी भाषा में किया जाए तो शब्द लिखने में, पढ़ने में और समय कम लगेगा। इस तरह से उन्होंने इस तरह से सोचकर इस अनुस्वार ध्वनि का एक लिपि चिन्ह बना दिया जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में बना। अब उन्होंने जैसे कहा कि उन्होंने इस तरह से क्यों स्वीकार किया कि पंचमाक्षर लेके आए, क्योंकि वो लिखाई, छपाई और टंकण में अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक होता है। टंकण यानी टाइपिंग, इसमें स्थान भी कम घिरेगा और लिखने में भी गति आएगी। हिंदी में अक्षरों का प्रयोग अब निम्न प्रकार होने लगा, जैसे अंग, अंग का अब ये इसमें आ गया ग पूर्ण है और स्वर की ध्वनि आ ही रही है, और ये मध्य में आ गया की ध्वनि, तो ये इसी का पंचमाक्षर हुआ। और ये ड, ये इसका ट वर्ग का पंचमाक्षर हो गया। ये भ, ये त वर्ग का पंचमाक्षर हो गया। प वर्ग का पंचमाक्षर हो गया। इस तरह से चंचू, च वर्ग का पंचमाक्षर ये था। तो अब इन सब की जगह पर अब ये अनुस्वार लगा दिया गया। हिंदी में ये पंचमाक्षर थे, उनका रूप परिवर्तित करके ये बिंदी के रूप में मान लिया गया, अनुस्वार नाम दिया गया। इस प्रकार हिंदी में वर्णी ध्वनियों के प्रयोग में संस्कृत से आज़ादी बरती। अनुस्वार की अब हम पढ़ते हैं कि अनुस्वार की विशेषताएं क्या क्या होती है और ये इस तरह से बने हैं, इसमें क्या क्या मुख्य बातें होती है जिनसे हम पहचान सके कि ये अनुस्वार है और उसके क्या नियम होते हैं, वो पढ़ रहे हैं। जैसे अनुस्वार का सांकेतिक चिन्ह हम जानते ही हैं कि ये शिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, स्वर के बाद आने वाला, इस पर ध्यान देना चाहिए। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, सुंदर, सुगंध। अब इसमें देखते हैं, देखिए स्वर के बाद यह अ स्वर है, ध्वनि आ रही है व्यंजन की, न की ध्वनि आ रही है इसमें, और ग में बड़े ऊ की मात्रा है और र, यानी अंगूर शब्द में अनुस्वार शब्द इस प्रकार से लगा है। वैसे सुंदर, स में ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की सु, तो मतलब इस ध्वनि से पहले छोटे ऊ की मात्रा आ रही है यानी स्वर आ रहा है, और स्वर के बाद में व्यंजन की ध्वनि न के
न, पूरा न नहीं, नो जैसे नाक से छूकर आ रही है ये ध्वनि, तो तब बना है ये सुंदर। इसी तरह से ये शब्द बना है सुगंध, स उ गो अ, न की ध्वनि द अ, सुगंध। ऐसे सुंदर स उ न की ध्वनि और द अ र अ, इनका वर्ण विच्छेद करें तो इस तरह से होगा। तो इसमें अनुस्वार, इस ध्यान दिया जाए कि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, ये स्वर हुआ, और इसके बाद में व्यंजन, पूर्ण व्यंजन न होकर ध्वनि, व्यंजन की ध्वनि आ रही है। अब आगे है अनुस्वार व विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। अनुस्वार व विसर्ग, विसर्ग की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया है इसमें, पर अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे कि अनुस्वार तो स्वर है। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, मुख के द्वारा ध्वनि सीधी बाहर निकलती है, कहीं भी ऊपर नीचे ऐसे छू कर नहीं निकलती है, नाक से और कहीं सीधी ध्वनि निकलती है, इसलिए स्वर स्वतंत्र होते हैं। और इसलिए ये स्वर क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नाक के द्वारा ध्वनि निकल रही है, नाक के द्वारा ध्वनि निकल रही है, तो ये व्यंजन, हल्का सा व्यंजन का रूप आ रहा है, इसलिए इसे स्वर का रूप नहीं माना जाएगा। न ही व्यंजन है। और व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले स्वर आता है, इसकी ध्वनि में पहले स्वर आता है और फिर बाद में व्यंजन की ध्वनि आती है। जबकि व्यंजन पूर्ण कब होता है? पहले व्यंजन मूल ध्वनि होती है, फिर उसके बाद में स्वर आता है। जैसे क पहले क ध्वनि आएगी क की, फिर उसके बाद में ए की ध्वनि आई, तो तब जाके ये पूर्ण व्यंजन क है। इसी तरह से इसमें कहा है कि न तो ये स्वर है न ही स्वर व व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। हाँ, स्वर और व्यंजन में इनका जरूर होता है। जैसे अंगद, रंग, इन दोनों में एक स्वर रूप है और एक व्यंजन रूप है, और इन दोनों में अनुस्वार की ध्वनि आ रही है। अब एक परिभाषा पढ़ते हैं कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्ण नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। जैसा कि इस बात में मैंने बता ही दिया गया है, तो ये आगे भी मैंने विस्तार से बताई है। इसलिए दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों ध्वनियों, न तो ये स्वर है न ही व्यंजन, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। अयोगवाह का मतलब होता है अयोग्यता का वहन करने वाले, दोनों में भी अपनी योग्यता नहीं रखते हुए भी उस परिवार में बने हुए हैं, वर्ण परिवार में, इसलिए इसको इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा गया है। अब परिभाषा के आधार, ये जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर हम आगे समझते हैं। अंग, जैसा अंग, इसका ध्वनि आती है अंग और इसका सांकेतिक चिन्ह होता है ये शिरोरेखा के ऊपर बिंदु। अब ध्वनि न और म व्यंजन वर्ण के पंचमा अक्षर के अनुसार आ रही है, ये स्वर क्यों नहीं है? अब इन्होंने कहा है कि ये इसमें कि ये स्वर नहीं है। ये स्वर क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, पर यह वर्ण, स्वर व व्यंजन दोनों की ध्वनि रखता है, तो स्वर माना जाता है। अंग, अ की भी ध्वनि आ रही है, न की में आ रही है, कई शब्दों में मैं की भी आती है और ए की भी, दोनों की मिक्स आ रही है। सॉरी। दूसरी बात कि इसे व्यंजन मान लिया जाए तो कैसे मानेंगे? व्यंजन भी अगर मान लिया जाए तो कैसे मानेंगे? क्योंकि अंग की ध्वनि क्या आ रही है इसमें कि अ और न दोनों की ध्वनि आ रही है। स्वर पहले आ रहा है और बाद में व्यंजन आ रहा है, जबकि व्यंजन स्वरों के सहारे से बोले जाते हैं, अंग नहीं। ये व्यंजन होते हैं, जैसे मैंने पहले उदाहरण बताया है कि क में व्यंजन, मूल व्यंजन क, फिर क पूरा बोलेंगे व्यंजन वर्ण, तो क के अंदर ए की ध्वनि स्वतः मिली हुई है, तब वो पूर्ण व्यंजन बना है। इसलिए इसमें कहा है कि स्वर इसमें व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि इस ध्वनि में स्वर की ध्वनि पहले आती है और फिर व्यंजन की ध्वनि आती है, इसलिए, जबकि व्यंजन स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। इसमें बताया ही है कि जो भी व्यंजन है वो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं, इसलिए ये व्यंजन ध्वनि नहीं है।
अब है कि इस ध्वनि को अयोग है। अब इनमें न तो ये स्वर है न ही व्यंजन। इस ध्वनि को क्या बोल दिया है कि अयोगवा। अयोग का अर्थ होता है जोड़ा ना हो, इनके साथ स्वर और व्यंजन में इनको जोड़ा नहीं गया है, इसने माना नहीं है। और वह मतलब वहन करने वाला। इनको इस परिवार में स्वर परिवार या व्यंजन परिवार में नहीं रखा गया है। फिर शब्दों के कई कई शब्दों के साथ ये ध्वनि आती है। तो क्योंकि संस्कृत के जो तत्सम शब्द है वो एज इट इज हमारे इसमें हिंदी में आ गए। अब उन शब्दों को, तत्सम शब्दों को वैसा का वैसा न लिखकर तद्भव रूप में लिखकर और इस तरह का चिन्ह बना दिया गया, तो वो क्या हुआ, अयोगवा अयोगवा वर्ण हो गया। इस तरह से इसमें कहा है कि इन दोनों को अनुस्वार और विसर्ग को न तो स्वर माना है न व्यंजन माना है, पर कई कई शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं संस्कृत से, तो उनका वहन करने के लिए इस ध्वनि को इस रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। अब और ये इसका अर्थ मैंने बता ही दिया कि अयोग्य यानी जोड़ा, जो अयोग में जोड़ा न गया हो, और वह मतलब वहन करने वाला। इसका पूरा अर्थ होगा जो बिना किसी योग के अर्थ वहन करे। ये न तो स्वर के साथ गिने जाते हैं और न ही व्यंजन के साथ शामिल होते हैं, फिर भी इनका अर्थ व उच्चारण सदा स्वरों के साथ ही होता है। ये हमने पहले के उदाहरणों के माध्यम से समझ ली है, ये पॉइंट है वो। अब है कि नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना जरूरी है वह अनुस्वार कहलाता है। जैसे कंचन शब्द है, ये तो हो गया तत्सम शब्द हमारी संस्कृत का, और ये हिंदी रूपांतरण इसका इस तरह से हो गया कंचन। अब ये क्या है, ये संस्कृत का, और ये हमने हिंदी में इस तरह का रूपांतरण कर दिया। ये की जगह हमने इसको अनुस्वार के रूप में मान लिया गया है, तो ये इस तरह से कंचन शब्द बन गया है। और ये अधिकतर अब हिंदी में इसी तरह से पंचम वर्ण का रूप इस तरह से आने लग गया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि य, र, ल, व, श, स और है, यानी य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन और श है, ये उष्म व्यंजन है। इन व्यंजनों से पूर्व अनुस्वार ध्वनि के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह व्यंजन किसी भी वर्ग में शामिल नहीं है। इनमें ये बताया गया कि इनका कोई पंचम वर्ण से कोई संबंध नहीं है। इनमें ये अगर स्वर के व्यंजन से पूर्व आने वाली अनुस्वार ध्वनि है, भाई इन व्यंजनों से पूर्व अगर कोई अनुस्वार ध्वनि आ रही है तो वो किस में बदल जाएगी, इसी बिंदी के रूप में, यानी इस बिंदु के रूप में ही आएगी। इनका कोई पंचमाक्षर से कोई संबंध नहीं है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर परीक्षा में इस तरह के शब्द दिए जाएंगे जहाँ इन व्यंजनों से पूर्व अगर अनुस्वार ध्वनि ये स्वर की ध्वनि आ रही हो तो वहाँ ये अनुस्वार ही लगेगा, न कि कोई अन्य इसमें परिवर्तन होगा। उसमें अनुस्वार की ध्वनि ही आएगी, तो ये बिंदु ही लगाया जाए। जैसे संवाद, ये अंतस्थ व्यंजन का व और पहले स ए की ध्वनि आ रही है, स ए स्वर आ रहा है और फिर बाद में अंतस्थ व्यंजन आ रहा है। तो इसका अगर हम पूर्ण रूप से शब्द लिखेंगे तो संवाद, मैं ध्वनि मैं की आ रही है पर मैं नहीं लिखेंगे, इसमें अनुस्वार ये चिन्ह ही लिखेंगे। अब ये आ गया संशय, ये श और अ की ध्वनि आ रही है, ए स्वर आ रहा है और उसके साथ में न की ध्वनि आ रही है, पर वहाँ न लिखकर अनुस्वार ही, ये चिन्ह ही लिखेंगे अनुस्वार का। संयम, संयम, इसमें अंग के साथ हल्का सा न की ध्वनि आ रही है, फिर भी उसको न को न लिखकर हम ये अनुस्वार चिन्ह ही लिखेंगे। इसलिए ये कहा गया है कि इन अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के जो व्यंजन आएंगे तो उनमें अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, न कि पंचमाक्षरों का। अनुस्वार ध्वनि स्वर नहीं है,
क्योंकि इसके उच्चारण में व्यंजन के उच्चारण की तरह रुकावट होकर फिर नाक से ध्वनि निकलती है। ये व्यंजन ध्वनि क्यों नहीं है, इसका हमने अच्छी तरह से यहाँ अध्ययन कर लिया है। क्योंकि इसके उच्चारण में जब ये नाक से, क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी नाक से और या मुख विवर के कहीं भी कोई घर्षण करके नहीं निकलती है ध्वनि, सीधी आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ इस तरह से बिल्कुल मुंह से बाहर निकलती है ध्वनि। पर इस ध्वनि को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी ध्वनि मुंह और होकर नाक से ज़्यादा निकलती है, इसलिए ये इसको हम स्वर ध्वनि नहीं मान सकते। अब शुद्ध व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले स्वर व बाद में व्यंजन के जैसी ध्वनि सुनाई जाती है। अ स्वर और न नो थोड़ी सी न की ध्वनि आ रही है, तो ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि व्यंजन में व्यंजन पहले आता है और स्वर बाद में आता है। अनुस्वार दीर्घ ध्वनि है, इसलिए इसकी मात्रा गुरु मानी जाती है। अनुस्वार की ध्वनि दीर्घ कैसे हैं, अभी बोल कर देखते हैं। एक लंबा समय जा रहा है, तो इसकी ध्वनि क्या हुई, दीर्घ मात्रा में ही आएगी, दीर्घ ध्वनि होगी। अब इसलिए इसकी मात्रा गुरु होती है। गुरु मात्रा इसमें इसलिए बताया गया है कि छंद, हिंदी साहित्य में जब छंदों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ कुछ मात्राएं होती है लघु और गुरु बोल के। तो लघु में एक मात्रा की गिनती की जाती है, गुरु में 2 मात्राओं की गिनती की जाती है। इसलिए जब हम छंद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये गुरु क्या होता है। तो इसमें दीर्घ ध्वनि ही माना है। हिंदी में पहले न म ही अनुस्वार के रूप में बोले जाते थे, किंतु अब सभी व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार ही माने जाते हैं। पहले क्या होता कि हिंदी में सिर्फ न म ही अनुस्वार बोले जाते थे, और अब क्या है, अभी सभी के सभी पंचम वर्ण है, वो वर्ग के पंचम वर्ण है, वो सब के सब अनुस्वार के रूप में ही आ गए हैं। अब देखते हैं अनुस्वार के कुछ उदाहरण, जैसे सुगंध, संस्कृत, गंध, सौंदर्य, संबंध, रंगीन, पुंज, अंश, शंकर, तंबू। जैसे मेरे को लग रहा है कि आपको ये अनुस्वार का जो ये चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, और इन उदाहरणों के माध्यम से और भी अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, तो कुछ संशय हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं उसको पूर्ण रूप से वो समझाने का फिर से प्रयास करूँगी। जो आप पॉइंट जो समझ में नहीं आ रहा है आप अगर पूछेंगे तो। और आज का ये जो वीडियो है हमारा, मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लेकर आएंगे विसर्ग टॉपिक, और एक मैं जो ये स्वर और अनुनासिक और अनुस्वार जो हमने टॉपिक पढ़ा है उनका मैं अंतर भी आपके सामने बताऊंगी कि इन दोनों ध्वनियों में क्या क्या अंतर होता है, उसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगी। और आज के चैप्टर में हमने जो पढ़ा है, जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमने जो क्या पढ़ा है कि अनुस्वार किसते हैं और अनुस्वार की विशेषताएं क्या होती है, और अनुस्वार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, और अनुस्वार सांकेतिक चिन्ह क्या होता है, अयोगवाह किसे कहते हैं, इसको अनुस्वार को अयोगवाह क्यों माना है, उसके बारे में हमने विस्तार से समझा है। तो आगे के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे टॉपिक में। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ और नमस्कार। और अगर आपको यह टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार।